जय गोर्खा, जय गोर्खा। र सर्वप्रथम स्वागत भाषणको लागि म यहाँ निम्ता आउँदछु। हिजो उहाँ आउनुहुँदैछ र शिवराज थापाज्यू नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद, नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद, अमित शाहजी जिन्दाबाद, अमित शाहजी स्वागत समग्र पहाडको पक्षबाट माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हामी यहाँ स्वागत जनाउँदै हाम्रो कार्यक्रम फेरि अघि बढाइरहेका छौँ र अनि सांसद श्री राजु विष्टज्यूलाई म यहाँ निम्ता आउँदछु। यसरी चल्दैन, कलकत्तामा भुइँचालो आएको हुनुपर्छ, भुइँचालो आएको हुनुपर्छ। हात माथि गर्नुहोस्। भारत माता की, भारत माता की जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाकाल बाबा सिन्चेल देवी को आशीर्वाद लिँदै आजको यस एउटा ऐतिहासिक जनसभामा म सर्वप्रथम हाम्रा सबैका आदर्श मार्गदर्शक र साथै गोर्खा प्रेमी भारत देशका यशस्वी गृहमन्त्रीजीलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। ताली बजाएर स्वागत गराइदिनुहोस्। त्यसैले म भन्छु, भारतीय जनता पार्टीको संकल्प भनेको मोदीजीको वचन हो, अमित शाहजीको वचन हो।
उहाँले हामीका एलायन्स पार्टीका साथीलाई भन्नुभएको थियो म स्वयं दार्जिलिङ आउँछु। भारत देशको गृहमन्त्रीजी तपाईहरुका लागि 2 दिन दार्जिलिङ आउदिनु पनि भयो र साथमा एक रात दार्जिलिङमा बिताउनु पनि भयो। त्यसैले फेरि पनि एकचोटि ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गराउनुहोस्। दार्जिलिङ तराई र डुवर्स यो 1.5 करोड गोर्खा जातिको मुटु हो। यो हामीहरूको गोर्खा जातिको राजनीतिक केन्द्र पनि हो र सांस्कृतिक र आध्यात्मिक केन्द्र पनि हो। तर अहिले दार्जिलिङको राजनीतिमा ग्रहण लागेको छ र हामीहरूका ठुलदाई मालदाई दुवै भाइ अहिले टीएमसी को जुत्ता लगाएर यो पहाडमा राजनीति गर्दैछन्, यो पहाडमा राजनीति गर्दैछन्। तर यो टीएमसी भन्ने हाम्रा मान्छेलाई शहीद बनाउने, गोर्खा जातिलाई जात जातमा बाँट्ने, हामीका दाजुभाइलाई विस्थापित बनाउने, शहीद बनाउने, घरकुर्की गराउने जो पार्टी हो। यस्तो पार्टीलाई हामीले कहिल्यै पनि समर्थन गर्दैनौं। गोर्खा मरेर जान्छ तर कहिल्यै पनि टीएमसीलाई भोट दिँदैन, कहिल्यै पनि टीएमसीलाई भोट दिँदैन। र हामीहरूको समाधान भनेको भारतीय जनता पार्टीले गर्छ। भारतीय जनता पार्टीको संकल्प हो, मोदीजीको वचन हो, अमित शाहजीको वचन हो। तपाईको सांसद हुनाले मेरो पनि जिम्मेदारी हो। म 1.5 करोड गोर्खाको राजनीति गर्छु, खाटी राजनीति गर्छु, साँचो राजनीति गर्छु। अब आज यस पवित्र मञ्चमा धेरै भटाउन पनि मिल्दैन। स्वयं भारतका गृहमन्त्रीजी आउनु भएको छ, धेरै कुराहरू तपाईहरुका समक्ष राख्नुहुन्छ। एक दुईवटा कुरा म अझै थप्न चाहन्छु। 2019 को चुनावको समयमा तपाईहरुलाई मैले वचन दिएको थिएँ, अगर कानून पास गरेर भए पनि मिनिमम वेज लागू गर्नु पर्दाखेरि म गरेर देखाउँछु भनेको थिएँ। र आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, पार्लियामेन्टमा बिल पास भयो, पीएलए 1951 खतम भयो। अब चिया बगानमा खटी खाने आमा बुबाले रोजाना कम से कम 350 रुपियाँ मिनिमम वेज पाउनेछन्। 350 रुपियाँ। हामीसँग पर्दापट्टा छैन। बीजेपी सरकारले संकल्प पत्रमा हालिदिएको छ, चिया बगानमा बस्ने, वन बस्तीमा बस्ने, डीआई फन्डमा बस्ने, सिन्कोना बगानमा बस्ने हामीका समस्त जनताले चाँडै नै पर्जापट्टाको अधिकार पनि पाउनेछन्, पर्जापट्टाको अधिकार पनि पाउनेछन्। र यो समयकाल परिस्थिति मिलेर आएको छ। यो गोर्खा स्वाभिमानको चुनाव हो। यो समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन। समयकाल परिस्थिति मिलेर आएको छ र सबै एक भएर बंगालमा 200 भन्दा बढी सिट भारतीय जनता पार्टीको आउँदैछ। यो पहाडमा पनि 3टै सिट भारतीय जनता पार्टीलाई नै हामीले भोट दिएर जिताउनु पर्छ। म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु, जति पनि संकल्प छ भारतीय जनता पार्टीले पूरा गर्छ, अवश्य पूरा गर्छ। भारत माता की जय गोर्खा। म हाम्रा सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। 2019 मा पनि गोर्खा एकता कायम राख्नमा हामीहरू सफल भएका थियौं। फेरि पनि एकचोटि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, त्यसका लागि सबैलाई मुरी धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। अरे भाई, दार्जिलिंग आया हूं। ये वीरों की भूमि है, गोरखाओं की भूमि है। आवाज ऐसी रहेगी क्या? ममता दीदी तक कलकत्ते में आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, जय गोरखा, जय गोरखा, जय
जिनको मैं जिताने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे दार्जिलिंग विधानसभा के प्रत्याशी नीरज तमाम जिम्बा जी, आगे आओ नीरज, आगे आओ, ताली बजाओ नीरज भाई के लिए सब लोग। पश्चिम के हमारे प्रत्याशी श्री विष्णु प्रसाद शर्मा जी, इसको भाई आगे आओ। ये दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताकर दीदी को सभी जुर्मों का हिसाब किताब देना है। बैठिए, बैठिए। मेरे साथ यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे दोस्त युवा सांसद और पूरे देश के गोरखा नेता भाई राजू बिष्ट के लिए जोर से ताली बजाएं। जीएनएलएफ के नेता भाई मानवी सिंह जी, समग्र गोरखा जाति का पूरे जीवन के लिए, लंबे समय के लिए संघर्ष कर हित करने वाले सीपीआरएम के नेता श्री आरबी राय साहब के लिए ताली बजाइए। दार्जिलिंग के जिलाध्यक्ष कल्याण कुमार देवांग जी, मनोज देवांग जी, एडवर्ड जी, खड़े हो यार, श्री विकास राय जी, प्रताप खाटी जी, स्वराज थापा जी, शारदा राय जी, श्री तिलक चंद्र रोका जी, एमएल राय जी, राजू प्रधान जी, गोविंद छेत्री जी, मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली से आए हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई संजय मयूख जी, दिल्ली के नेता राजीव बब्बर जी, प्रवासी इंचार्ज ब्रिजेश सिंह जी, और आज पूरा देश जिन पर नाच करता है, ऐसे मेरे प्यारे गोरखा भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं एक खूबसूरत वादी और ऐतिहासिक स्थान पर आकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज आप लोगों के बीच में यहां पर आया। मैं इस पावन भूमि पर महाकाल मंदिर, धीरधाम मंदिर और विश्व शांति पगड़ा जहां पर उपस्थित है, ये तीनों स्थानों को प्रणाम कर मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, स्वातंत्रता संग्राम में दार्जिलिंग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दहल बहादुर गिरी, हेलेन लेप्चा, गागा छिरिंग, पुष्प कुमार घिसिंग जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए इसी भूमि से संघर्ष किया है। वो सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और आज मैं यहाँ आया हूं तब सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ने वाले भारत के गौरव तेंजिंग शेरपा को भी हृदय से प्रणाम करके मेरी बात किया। महान साहित्यकार इंद्र बहादुर राय को भी मैं याद करना चाहता हूं। और मित्रों, सबसे ज्यादा आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में मोदी जी के समर्थन में यहाँ उपस्थित होने के लिए यहाँ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, वो सभी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना। मित्रों, दार्जिलिंग देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक और देश के सबसे पुराने स्थापित शहरों में से एक।
देश में सबसे पहली बिजली 1897 में हमारे दार्जिलिंग के अंदर आई थी सबसे पहले। 1850 में यहां पर दूसरी नगर पालिका बनी, म्यूनिसिपालिटी बनी। मद्रास के बाद दार्जिलिंग पहली म्यूनिसिपालिटी बनी और चाय बागान के रूप में पूरे बंगाल में सबसे पहला इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी मेरे दार्जिलिंग के अंदर शुरू हुआ। मित्रों, ये छोटी सी जगह ने हमारे देश के आजादी के लिए, देश के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं तो बात कर रहा था 1850 की, 1897 की, मगर इसके बाद, आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दिल्ली, तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया। मुझे बताइए, ये दार्जिलिंग 21वीं शताब्दी का अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वही का वही है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। दार्जिलिंग की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा है, एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय है। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। देश में जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी, देशभक्ति से ओतप्रोत जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता है। देश के लिए बलिदान करने वालों का नाम बनता है, सूची बनती है। देश के लिए जान देने वालों की सूची बनती है। देश के लिए वफादारी के साथ जीने वालों की सूची बनती है। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर कटवाने वालों की सूची बनती है, तो वो सूची में प्रथम पंक्ति में मेरा गोरखा जवान होता है। और ये गोरखा जाति के साथ, ये पहाड़ के साथ, देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की टिकड़ी ने सालों तक अन्याय। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी, 1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं भूले। और उसके बाद मां माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी आई, दीदी ने भी कोई कम सुन नहीं कहा। अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापिस लिए। मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब 1 सप्ताह के अंदर हम वापिस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली है। 2 मई को ये पहाड़ पर आग नहीं लगेगी। 2 मई को ये पहाड़ पर दिए जलकर उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा। ये पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन को ताकत देने के लिए आज मैं यहां आया। मेरे गोरखा भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं को अपील करने आया हूं कि आइए देश भर के गोरखाओं को देश की मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का एक मौका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। मित्रों, मैं जानता हूं आप सभी के मन में गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए एक चिंता है। मगर हमारा संविधान बहुत व्यापक संविधान, हमारे संविधान ने हर समस्या का समाधान। मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना होगा। छूटी हुई 11 गोरखा उपजातियों को एसटी का स्टेटस चाहिए। सालों से मामला लटक रहा है, न बंगाल सरकार ने चिंता की, न भारत सरकारों ने चिंता की। भाजपा की भारत सरकार आई, मगर ममता दीदी कोई मीटिंग में आई ही कैसे करे? अरे बदल दो ममता दीदी को, भाजपा का मुख्यमंत्री ला दो। 11 गोरखा जातियों को अनुसूचित जनजाति का एसटी का स्टेटस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, हम चाय बागान की पीड़ा से अवगत, पर्जा पट्टा का आपका वेदना हम जानते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चाय बागानों में काम करने के बावजूद, पीढ़ी दर पीढ़ी सिंकुना बागान में काम करने के बावजूद पर्जा पट्टा नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पर्जा पट्टा 6 महीने के अंदर हर गोरखा भाई बहन को भी मिलेगा। चाय बागान के मजदूरों के लिए अभी जो बजट नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा, उसमें 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के मजदूरों के, हमारे श्रमिकों के लिए, उनके रहने के घरों के लिए, उनके लिए अच्छे हेल्थ सेंटर बनाने के लिए और उनके बच्चों की प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च करने वाली है। और चाय बागान के श्रमिकों का वेतन, हम आज तक जो शोषण हुआ हो चुका, चाय बागानों के मजदूरों का वेतन हम बढ़ाकर 350 रुपये तक ले जाने का हमारे संकल्प है। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है। इसके कई रास्ते हैं, पहाड़ है, पानी को बचाने के कई रास्ते हैं, मगर किसी ने करा नहीं। गांव में, शहर में जल संचय के काम के माध्यम से एक सुंदर व्यवस्था कर 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दार्जिलिंग के पीने के पानी की समस्या का हम गंभीरता के साथ रास्ता निकालने वाले हैं। 600 करोड़। सबसे ज्यादा पानी
बारिश होती है ऐसा क्षेत्र है मेरा दार्जिलिंग। ये पहाड़ इसके जल संचय की व्यवस्था नहीं की, संचित करे हुए जल को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की, संचित किए हुए जल को शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं की। ये सारी व्यवस्थाएं असंभव नहीं है। दिल में प्यार चाहिए क्षेत्र के लिए, दिल में लगन चाहिए, पानी पीने के लिए, घर के पानी के लिए माताओं बहनों को जो तकलीफ पड़ती है इसके लिए मन में दर्द चाहिए। वो दर्द नरेंद्र मोदी जी के दिल में है मित्रों, वो दर्द नरेंद्र मोदी। ये सिंकोना के सारे पार्क सिकुड़ रहे, औषधियों के सारे पौधे मर रहे, इसके अंदर नए प्रकार की औषधियों को लगाया नहीं जाता। आयुर्वेद दुनिया भर में बढ़ रहा है मगर यह औषधीय पार्क मर रहा है। मैं आपको वादा करता हूं सिंकोना को हम मेडिसिन का हब बनाकर पूरे विश्व में इसके मार्केटिंग की चिंता करेंगे। सिंकोना बागान 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, अभी भी और संभावना है। मैं आपको बताकर जाता हूं कि एक हर्बल पार्क बनाकर सारे सिंकोना पार्क का पुनर्निर्माण करने का काम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, फॉरेस्ट राइट एक्ट, मुझे एक बात बताइए, देश भर में फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलता है, आप लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपका अधिकार है या नहीं है? ये दीदी ने आपके अधिकार से आपको वंचित रखा है। मैं बताकर जाता हूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भी, कलिम्पोंग जिले में भी इसको लागू कर आप लोगों को ये अधिकार से बहाल एडीआई लैंड अंग्रेजों के समय में शुरू किया हुआ शोषण करने वाला व्यवस्था है, इसको हम समाप्त कर देंगे। इससे आपको मुक्ति कराने का काम। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन हब के रूप में हमारे पुरखों ने दार्जिलिंग को विकसाया। ढेर सारे देशों से, ईस्ट के सारे देशों से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से लोग यहां पढ़ने आते, मगर पूरी व्यवस्था खस्ता हाल हो। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, भारत सरकार भाजपा की और बंगाल सरकार भाजपा की ये डबल इंजन सरकार यहां पर उच्च शिक्षा में दार्जिलिंग को फिर से एक बार विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षा का हब बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पहाड़ उतरते ही उत्तर बंगाल के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पर्यटन के विकास के लिए 1,000 करोड़ का विशेष पैकेज हमने उत्तर बंगाल के लिए इंगित किया है, जिसमें हिमालयन माउंट सर्किट, क्वीन ऑफ हिल सर्किट और राजवंशी पर्यटन सर्किट के माध्यम से ये पूरे पहाड़ को विश्व भर के पर्यटक यहाँ आए ऐसा बना है। कोई राजवंशी पर्यटक सर्किट में आएगा तो मेरे गोरखा भाई बहनों से हाथ मिलाए अगर वापिस नहीं जाएगा, वो जरूर दार्जिलिंग जाएगा। कोई हिमालयन सर्किट में आएगा तो दार्जिलिंग जाए अगर वापिस नहीं जा सकता। कोई क्वीन ऑफ हिल्स में आएगा तो दार्जिलिंग के अंदर उसको रहना ही पड़ेगा, आपका खाना उसको खाना ही पड़ेगा। मित्रों, हमने तय किया आतिथ्य व्यवसाय के लिए हर घर के अंदर पर्यटकों को रखने के लिए एक योजना लेकर आएंगे और 50 लाख तक की लोन जो पर्यटक आतिथ्य के लिए सब्सिडाइज करना जो करना चाहते हैं
उनको सब्सिडाइज कर लोन देकर रोजगारी का निर्माण करने का काम भी भारतीय जनता, और 3 साल तक उसको टैक्स से मुक्ति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार। मित्रों, देश भर के अंदर गांव का शासन गांव वालों के हाथ में है। ये पंचायती राज, ये गांधी जी की कल्पना थी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तब तक पर्कुलेट नहीं होता जब तक पंचायती राज अस्तित्व में नहीं आता। मुझे बताओ भाई, आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ है क्या? हुआ है क्या? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर में 1947 से नहीं होता था। 370 कलम भाजपा ने हटा दी। 370वीं कलम हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सारे पंचायतों के चुनाव हुए। हम भी सरकार बनने के बाद 6 ही महीनों में सारे पहाड़ पर पंचायत के चुनाव करने का काम करें। सारे आपके पैसे, चाहे मनरेगा के हो, PMRF के हो, RIDF के हो, केंद्रीय आवास योजना के हो, ये भतीजे के लोग खा गए। भतीजा जानते हो ना? जानते हो ना? ये दीदी उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप चाहते हो? आप चाहते हो? अब उनको ऐसा है कि पैसा खा गए, कौन पूछने वाला है? ये दीदी के सारे सिंडिकेट वाले मौज मस्ती में है। मैं गोरखा भाइयों, बहनों, माताओं आपको कहने चाहता हूं, ये अपने आप को जो तुरम खान समझते हैं, हमारी सरकार बना दीजिए। जेल की सलाखों में रुपया तोड़ने के लिए हम मजबूर हो गए। अरे शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार, जो शिक्षक, जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है, ये पवित्र व्यवसाय के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया है। हम आपको नहीं छोड़, इसकी SIT होगी और जेल की सलाखों के पीछे जाना। मित्रों, हम एक बात मैं आपको बताता हूं, दार्जिलिंग का अधिकार है कि दार्जिलिंग म्यूनिसिपालिटी को दार्जिलिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदलना चाहिए, और हमें आपके अधिकार की पुष्टि करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद दार्जिलिंग म्यूनिसिपालिटी को दार्जिलिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं कि देश भर में जो गोरखा भाई यहाँ के हैं और जो नेपाली भाई नेपाल से आए हैं, वो भी मेरे अपने हैं, मेरे भाई है। कोई उसको कुछ भी डराए, डरिएगा मत। गोरखाओं और नेपालियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ लड़ाई कर सकती है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हम भाषा को बंगाल की सहभाषा में सहभाषा के रूप में स्थापित कर ऑफिशियल भाषा का दर्जा देने का प्रसार भारती, दूरदर्शन नेपाली में अलग टीवी चैनल बनाकर आपके एजुकेशन और आपके मनोरंजन के लिए काम करें। अभी मुझे तो मालूम नहीं, कल मैं गया रोड शो में, हमारा प्रत्याशी क्या नाम है उसका, सुबह प्रताप, मेरे कान में घुसुरबू करे कि भाई साहब NRC। मैंने कहा NRC कहाँ है, कौन लाने वाला है? अभी तो कोई योजना ही नहीं कि नहीं भाई साहब NRC आएगा तो गोरखाओं को तकलीफ होगी। ये दीदी आपको डरा रही और डराकर उसके जुर्म आप भूल जाओ ऐसा करना चाहती, मगर गोरखाओं पर जो जुर्म किया ना दीदी, गोरखा भूलेंगे नहीं। भूलेंगे क्या? भूलेंगे क्या? देखो, मैं आपको स्पष्टता करके जाता हूं, NRC की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी। कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं करता।
कि देश के गृह मंत्री ने कहा है गोरखाओं को डरने की जरूरत नहीं। ये अफवाह फैलाकर अपनी राजनीति घोटिया सेकना चाहता। मैं इस बात से दीदी को कहना चाहता हूं, दीदी एक गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी। गोरखा युवा जागरूक हो चुका है। गोरखा युवा आपके खिलाफ लड़ेगा। गोरखा युवा अत्याचारों का हिसाब किताब करेगा। क्या डराना चाहते हैं? इस तरह से डर जाएंगे क्या? मैं आपको कहता हूं गोरखा इस देश की शान है, इसका बाल निभाना नहीं है। कोई गोरखा कभी घुसपैठिया हो नहीं सकता। ये उसी की ही भूमि है, जितनी मेरी है उतनी आपकी। मित्रों, हम जीटीए जैसी व्यवस्था को भी बदलेंगे। और आप फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ही गोरखा समस्या का, पहाड़ की समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान ला सकती है। बीजेपी ही। और मित्रों, एक बार दीदी ने हम लोगों में दरार डालने का प्रयास किया। कुछ लोगों पर केस कर उनको शरण में ले गई। मुझे तो उनकी भी कोई तकलीफ नहीं, उनके प्रति कोई फरियाद नहीं, कोई शिकवा नहीं। उनके पर भी केस किए थे। मगर एक बार दीदी को अपनी वीरता का परिचय बता देना चाहिए। एक बार आप लोग इस चुनाव में तीनों की तीनों सीटें भाजपा और सहयोगी दल को जिताकर बता दो कि दीदी गोरखा और भाजपा का गठबंधन जो है ना, ये अटूट गठबंधन है, भगवान ने बनाया हुआ है। इसको आप तोड़ नहीं सकते। और ये चुनाव हमारे लिए, ये चुनाव जो है हम सबकी एक प्रकार से परीक्षा है। भाजपा और गोरखा की एकता को तोड़ने का घिनौना प्रयास तृणमूल कांग्रेस और दीदी ने किया। इसका मुंह तोड़ जवाब देना, उसको समझाना है कि ऐसे झूठ कर आप हमें तोड़ नहीं सकते, हमारे बीच में भेद नहीं कर सकते। तीनों की तीनों सीटें कमल के और साथी दलों को जिताकर दीदी को एक स्पष्ट संदेश एक बार भेज दीजिए कि दीदी जुर्म से झुक जाए, जुर्म के सामने झुक जाए। वो गोरखा नहीं होता है, गोरखा लड़ने वाला। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, गोरखा कभी जुर्म के सामने झुका है क्या? झुका है क्या? पूरे बंगाल के अंदर इस दीदी ने सिंडिकेट का राज चला, घुसपैठिए घुसाए और घुसपैठियों के माध्यम से वो अपनी वोट बैंक करते। मित्रों, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक प्रतिशोध, दीदी ने बंगाल की राजनीति को सबसे नीचे स्तर पर ले जाने का काम किया। मैं आप सभी को तो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। ये परीक्षा का समय है, हम सबकी परीक्षा है, मेरी भी है, आपकी भी। मेरी भी परीक्षा है, आपकी भी परीक्षा है। हम सब ने एकजुट होकर हम पर जुर्म करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। पैलेट के बटन में, कमल के सामने बटन दबाकर बताइए भैया, मेरे गोरखा साथी बताएं, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे यार, ऐसी आवाज जोर से बोले, दबाएंगे क्या? भाजपा और साथी दलों को जिताएंगे, तीन सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो माताओं, बहनों, भाइयों, बटन को कमल के सामने जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन पहाड़ पर दबे, करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। क्या मोदी जी के हाथ आप मजबूत करोगे? पहाड़ की समस्याओं का समाधान करोगे? हम पर किए गए अन्याय का
खिताब करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से भारत माता का जय घोष करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा, वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।